दूसरे सेशन पे चल रहे हैं अ, अडानी गेट, मोदी सरकार की दुखती रग। अडानी को नाम ऐसा हो गया है कि अडानी जी का नाम लेते ही कहीं सबके मतलब खास करके बीजेपी में सारे नेताओं के मतलब इसको कहते हैं कान खड़े नहीं, हाथ पैर सब खड़े हो जाते हैं। अडानी पे कोई कुछ नहीं बोलता है, अडानी को का नाम लेना भी किसी के लिए वो नहीं है। लेकिन अडानी पे अगर कोई विपक्ष का बोल दे तो उसको ये जरूर है कि उसको जिसको कहते हैं ना उसको सही जगह तक पहुंचाने का काम किया जाता है। राहुल गांधी ने संसद में बहुत इस इश्यू को ठीक से उठाया था, अडानी की बात कही थी, उसको न केवल उस चीजों को एक्सपंज किया गया बल्कि राहुल गांधी को अंत में सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। वो अलग बात है कि फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया और फिर वो वापस उनकी सदस्यता बहाल हो गई, लेकिन उसकी एक हेवी प्राइस है। राहुल गांधी और एक देश के कुछ लोग ये मानते हैं कि अडानी जी जो जिस तरह से देश में जिस तरह की उनको पेट्रोनेज मिल रहा है वो ओवरऑल देश की ग्रोथ के लिए, देश के आम नागरिक के लिए बहुत हितकारी नहीं है। मेरे साथ दिनेश वोरा साहब हैं। दिनेश वोरा साहब से बेहतर, क्योंकि एक अच्छाई दिनेश वोरा साहब की है, ये टेबल के उस तरफ भी रहे हैं, ये उन चीजों को भी समझते हैं और एक लार्जर व्यू को रखते हैं। और मैं हिंदुस्तान में इस समय जितने सोशल मीडिया चल रहे हैं, मैं सार्वजनिक पीठ पीछे भी कहता हूँ, सार्वजनिक रूप से कहूँ, जितना अच्छा पैनल दिनेश साहब के यहाँ आता है उतना अच्छा पैनल जनरली मैंने कहीं और किसी सोशल मीडिया पे नहीं देखा है। लोगों से खूब बात करते हैं, रोज 4-5 इनकी डिबेट्स होती हैं। दिनेश जी, पहले तो आपसे शुरुआत इससे करें कि कुछ अडानी जी के नए खुलासे हुए हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया था कि कैसे उस खुलासे के तहत अडानी जी ने कुछ कुछ अपनी कंपनी बंद करनी शुरू कर दी है। आपने उस पर एक वीडियो भी बनाया, आपने लोगों से बातचीत भी की। थोड़ा अडानी गेट पार्ट 2 जो अभी नए खुला, उसको एक संक्षेप में थोड़ा बताएं और फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। दिनेश साहब जी, आप सबको मेरा नमस्कार, आपको और आत्मजीत सिंह जी को भी, और उन्हें भी मैं देखता रहता हूं तो आपसे हमेशा प्रेरणा मिलती है, मुझे कुछ सीखने को भी मिलता है। और आप तो आनंद जी वैसे भी मीडिया के वेटरन भी हैं और जितनी जानकारियां आपके पास हैं उतनी तो मेरे पास भी नहीं होती हैं। लेकिन जो भी मेरी छोटी मोटा विवेक है या बुद्धि है उसके हिसाब से मैं चीज़ों को अपने चश्मे से देखने का प्रयास करता हूँ। अडानी गेट ये आज़ाद हिंदुस्तान की एक ऐसी कहानी है जिसके राज कभी ना कभी तो खुलेंगे। हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत बड़े बड़े जो रहस्य हैं दुनिया के वो कभी खुले नहीं, वो दफन हो गए और हमें नहीं पता लग पाया कि उसकी असलियत क्या है। हो सकता है अडानी भी उसी श्रेणी में आए जहां पर इसका रहस्य भी कभी ना खुले। पर एक बात तो है कि जो जर्नी 10 साल पहले $8 बिलियन से स्टार्ट होती है और $288 बिलियन तक पहुंचती है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अर्थव्यवस्था हमेशा सीढ़ियों से ऊपर जाती है, लिफ्ट से नहीं। लेकिन अडानी जी की अर्थव्यवस्था लिफ्ट से ऊपर गई है। और दुनिया में किसी की भी अर्थव्यवस्था लीजिए, वॉरेन बफे हो, बिल गेट्स हो, या एप्पल की जो जर्नी रहेगी, माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी रही है, फोर्ड साहब की जर्नी जो उन्होंने T8 से स्टार्ट की थी, आप कोई भी जर्नी देख लीजिए किसी की भी दुनिया में हो, चाहे वो चाइनीज कंपनी हो या फिर जापानीज हो, कोरियन हो, वो सब सीढ़ियों से ऊपर गए हैं, लेकिन ये लिफ्ट से ऊपर गए हैं। ये भी पहली बार ऐसा देखा गया है कि जहां पर सत्ता का प्रश्रय तो मिलता है, जो उद्योग है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन सत्ता दरअसल नीचे पहिए लगा दे किसी के, ये पहली बार देखा है। मैं ये मान के चलता हूं कि जिस लेवल पे इनको सपोर्ट मिला है, जिस लेवल पे इन्होंने कानून के दाव पेच को समझकर और जो सपोर्ट हासिल किए हर चीज के लिए, वो अचंभित करने वाली है, आश्चर्यजगित करने वाली है। दरअसल एयरपोर्ट्स की जर्नी हो या पोर्ट्स की जर्नी हो, पाइपलाइनों की हो, इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल पावर प्लांट की हो, या फिर इसके अलावा सोलर प्लांट्स की जर्नी हो, देश में हो विदेश में हो, हर जगह तार कहीं ना कहीं आकर सत्ता से जुड़ जाते हैं। और मुझे ये देखने में आया है कि
ये भारत का जो सबसे बड़ा रहस्य, ये मुझे लगता है एक ना एक दिन उजागर जरूर होगा, बशर्ते कि सत्ता चाहे। सत्ता का भी एक क्या होता है ना, मिजाज होता है। एक सत्ता जाती है और दूसरी सत्ता आती है, वो भी वैसी हो जाती है। वो भी शायद जो पहले विरोध पक्ष में बैठकर विपक्ष में बैठ के जो बातें करती है और फिर जो पक्ष में आती जो बातें करती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। और फिर वही कहानी कि हाँ चलो छोटा मोटा सजा दे दो, कुछ कर दो, ये कर दो, और बात आई गई हो जाती है। कहानियां ऐसी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश की है, क्रैश भी हुए हैं, पर इनकी कहानी थोड़ी अजीब है। अभी का जो कांड चल रहा है सारा, जिसमें 6 कंपनियां अडानी साहब ने बंद की, ये जो काला बाजार है ना आनंद जी, ये काला बाजार दरअसल कुछ मूल मुद्दों पे टिका हुआ है। काला बाजार पैदा कहां से होता है अल्टीमेटली, अगर उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाएं, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं आपसे जी थोड़ा जी 5 जी मिनट जी। सकता हूं। दुनिया में एक काला बाजार का एक डेडली ट्रायंगल है, डेडली ट्रायंगल है, क्योंकि मैं व्यवस्था का हिस्सा रहा हूं तो मुझे पता है कि वो डेडली ट्रायंगल क्या है, जिसको माफिया या अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। जैसे कि 90% से ज्यादा जो हमारा नेट है, जिसको इंटरनेट कहते हैं, वो डार्क वेब है। एक्चुअली हमें नहीं पता उस दुनिया में क्या चलता है। जो हमें विजिबल है वो लेस देन 10% है एक्चुअली देखा जाए तो। ये ट्रायंगल है हवाला करेंसी का, गोल्ड का और ड्रग्स का। डेडली ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल के बीच में एक चौथा कोण है जिसे कहते हैं वेपन्स, हथियार। दुनिया में जो इनका कारोबार करते हैं वो सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड, सबसे बड़ा माफिया कहलाता है। अगर एक चीज को ट्रिगर मिल जाता है, एक चीज एक्टिवेट होगी, समझो बाकी चीज एक्टिवेट होगी साथ में, कोई तार जुड़े हुए हैं। और फिर हर शहर के अंदर जो छोटे छोटे माफिया हैं, अंडरवर्ल्ड हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं उसके साथ में। जैसे कि आज से कुछ साल पहले मोदी सरकार में एक ऐसा फैसला होता है, ये मैं अडानी से लिंक करके बोल रहा हूं, मैं आपको बताऊं आपको, एक ऐसा फैसला होता है जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत में गोल्ड का माफिया ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, खत्म हो चुका था, और अधिकतर लोग बाहर से लीगल जो कोर्स होता है वहां से सोना मंगाते थे। ड्यूटी कम थी, 2-3% के आसपास थी, तो 700 750 क्या कहते हैं कि टन का गोल्ड आता था, और 300-400 टन का रिसाइकल गोल्ड इंडिया में जाता था। तो 1000-1100 टन का खपत होती है इंडिया में। लोग कहेंगे 700 टन बहुत छोटी मात्रा है, लेकिन हिंदुस्तान ऑलमोस्ट दुनिया का जो टॉप 2 कंजप्शन जो सेंटर्स हैं उनमें से एक है। एक चाइना है, एक भारत है, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी के लिए और कुछ बचता नहीं है सोने के अलावा। एक ही झटके के अंदर सरकार ने गोल्ड पे ड्यूटी बढ़ाकर 18.5% कर दिया, सारी सेस वगैरह सब कुछ मिला मिलू के। ये अंडरवर्ल्ड को प्लेटर के ऊपर सबसे बड़ा गिफ्ट मिलता है साहब। इतना बड़ा गिफ्ट आजाद भारत में माफिया को कभी नहीं मिला जितना यहां पर मिला सर। और जैसे ही गोल्ड ट्रिगर होता है और उसका अंडरवर्ल्ड जो है स्मगलिंग शुरू करता है, तो गोल्ड की पेमेंट करनी है। गोल्ड की पेमेंट किससे होगी? वो डॉलर से होगी। वो एक ही करेंसी, दूसरी कोई करेंसी नहीं है, डॉलर से पेमेंट है। तो फट से डॉलर एक्टिवेट हो जाता है जो इलीगल है, तो हिंदुस्तान से डॉलर जाना शुरू हो जाता है इलीगल, आता भी और जाता भी है। यानी कि ये दूसरा पॉइंट ट्रिगर होता है। जैसे ही आपका हवाला करेंसी ट्रिगर होता है लार्ज स्केल के ऊपर, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तीसरा कोण भी ट्रिगर हो जाता है, जिसको ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स ऑलरेडी थोड़ा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ड्रग्स पकड़े जाते हैं हजारों करोड़ के एक विशेष बंदरगाह पे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं किसका बंदरगाह था और क्या होता है। साथ में छोटे छोटे हजारों माफिया जो हर शहर में स्थित है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। यही वो एक कोण है जहां पर आप देखेंगे कि अडानी का पैसा बढ़ना शुरू होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। कुछ कंपनियां जो पहले बनाई गई थी सुप्त थी, और कुछ और बनाई गई, और छोटे छोटे टाइम के। और आश्चर्य ये व्यक्त किया गया कि जो
इस मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, कहते हैं कि इतने छोटे समय में हमने कंपनियों को कभी फोल्ड अप होते नहीं देखा, जिनको कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं या शेल कंपनीज कहते हैं। ये कंपनियां थी 8 कुल मिला के, 8 में से 6 बंद हो गई साहब। ये भी एक रहस्य है इनका साहब कि 8 में से 6 कंपनियां बंद हो जाती हैं। इन फंड्स को बरमूडा और मॉरिशस के अंदर स्थापित किया जाता है। बरमूडा की जो कंपनी है वो इनकी एक तरह से कह सकते हो कि मदर कंपनी है, और बरमूडा की कंपनी में भी जो पैसा आता है वो दूसरे बाहर के टैक्स हेवन से आता है। इन टैक्स हेवंस में पैसा कौन सा जाता है? हिंदुस्तान से जाता है। इसमें एक केस तो सबको ही पता था कि जहां पर इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट, थर्मल पावर प्लांट टाइप के जो इक्विपमेंट आए थे, जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी गई थी, और फिर उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटी भर के भी, चूंकि वो पैसा सारा बाहर भेजा गया था, दैट मनी वाज यूज्ड टू री इन्वेस्ट इनटू द अडानी स्टॉक्स, क्योंकि 75% की लिमिट वहां क्रॉस हो जाती है। तो इनके अपने लोगों ने ही अपने शेयर खरीदे। जैसे कि मॉरिशस के अंदर एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड अप्रैल 10 में खोला गया, जून 2019 में बंद होता है। जो सेबी की जो कुछ प्रोब्स जो होती है 2020 के आसपास स्टार्ट होती है, और इनको पहले से भनक लग जाती है कि प्रोब स्टार्ट होने जा रही है, तो उससे पहले इसको बंद कर दिया जाए चैनल्स को। ना चैनल्स होंगे, ना शेल कंपनियां होंगी, ना इन्वेस्टमेंट की अपना इन्वेस्टिगेशन की आंच वहां तक पहुंचेगी। तो जांच की आंच से डरने शुरू हुए। लिंगो ट्रेडिंग जो था वो 2009 में जो खुला था 2015 के अंदर बंद किया गया। मिड ईस्ट ओशन ट्रेड जो था वो भी सितंबर 11 के अंदर जो सेटअप किया गया था, वो भी अगस्त लास्ट ईयर में बंद हो गया। ईएम रिसर्जन फंड जो कि बरमूडा के फंड के द्वारा 2 ओपन किए गए थे, वो मई 2010 में शुरू हुआ था और फरवरी लास्ट ईयर में बंद कर दिया गया। एशिया विजन जो है वो भी अप्रैल 2020 में बंद किया गया। इन सब के ओनरशिप जो दिखाई जाती है वो ओनरशिप है चैंग चुंग ली, जो लिंग इनका टिपिकल नाम है, चैंग चुंग लिंग नाम है, और दूसरा नासर अली शाबान अली जो नाम है, और विनोद अडानी का नाम मेन है, क्योंकि किंग पिन तो वही है अल्टीमेटली देखा जाए तो 6 फंड जो है इनके क्लोज होते हैं। ये फंड क्लोज कब होते हैं? ये फंड क्लोज तब होते हैं कि एक कंडीशन है कि वो बैंकक्रप्ट हो जाए, दूसरी कंडीशन है कि उस फंड को कोई दूसरा खरीद ले और वो ट्रांसफर कर दिया जाए, और तीसरा ये डिसाइड करें कि इसको बंद कर देना चाहिए। तो इन्होंने उसको बंद करना उचित समझा। यहां पर एक रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में लिखा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाती है, एक वर्ड आता है, एक लाइन आती है कि इनकी जो जांच है, जो पोटेंशियली अगर कहा जाए तो ये जो जांच जो है पोटेंशियली ए जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन, वर्ड मार्क कीजिए, पोटेंशियली ए जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। अंधेरे में छुपा हुआ जो कारोबार, कहां जाके इसका अंत होता है नहीं पता। यानी कि आप जर्नी पे तो जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि स्टेशन कहां जाना है। ये 6 कंपनियों के बंद होने से वर्चुअली आप एक डार्क वॉल को फेस कर रहे हैं। यू आर हिट ए वॉल एक्चुअली। ये वर्ड भी यूज किए गए डॉक्यूमेंट के अंदर कि इसके आगे जाने का रास्ता नहीं है। दरअसल इनका जो काला बाजार है, जो कि ये तो साइप्रस के नेशनल विनोद अडानी तो जो उनके भाई हैं, पहले कहा गया था कि इनका मैनेजमेंट पे डे टू डे एक्टिविटी में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में कहा गया ही इज वन ऑफ द प्रमोटर। तो ये स्टैंस जो चेंज होता रहा, और फिर गौतम अडानी ने समय समय पर राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ के और देश का तिरंगा झंडा ओढ़ के कहने की कोशिश की ये देश पर अटैक है, हमारी अखंडता पे अटैक है, देश की जो इकोनॉमी है उसको डीरेल करने की दुश्मनों के द्वारा कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें हैं, लेकिन मायाजाल इतना बड़ा है, मैं खत्म कर रहा हूं, मायाजाल इतना ज्यादा बड़ा है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी शेल कंपनियों का कोई अंत नहीं है। और दुनिया में केमन आइलैंड हो, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो, साइप्रस हो, मॉरिशस हो, दुबई हो, हांगकांग हो, सिंगापुर हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इनकी कंपनियां ना हो। और सबको पता है कि ये क्या हो रहा है। नजीब शाह जो कि उस समय डायरेक्टर थे अपना डीआरआई के, और मैं स्वयं भी, मुझे मालूम है कि वो किस ढंग से बहुत अच्छा ऑफिसर थे, बाद में सीबीएसई के चीफ भी बने थे वो, लेकिन किस ढंग से फिर वो चीजें दबा दी गई, और फिर खासतौर से सेबी के उस टाइम के जो चीफ थे उनको कैसे एनडीटीवी में भी पोस्ट मिली है। तो यहाँ तो हर चीज जो इंटरलिंक्ड है।
सबूतों की जरूरत नहीं है, सच इतना ज्यादा उजागर है यहां पे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने सब कुछ साक्ष्य पड़े हुए हैं, और उसके बाद भी अगर राजा साहब कहें कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये मेरे मित्र हैं, तो फिर दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जी मुझे लगता है कि कहते हैं सत्य की जीत तो होती है, लेकिन कई बार बहुत देर हो जाती है। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जिस दिन ये माया जाल बाहर आएगा, और आना चाहिए। अगर भारत को भारत रहना है, भारत को एक ईमानदार देश के रूप में पेश करना है और भारत की छवि बनानी है, तो इन जैसे एलिमेंट से मुक्ति अगर नहीं मिलेगी तो भारत, क्रूड शब्दों में कहूं, हमारी राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ आनंदवर्धन जी, हमारी राजनीति का माफियाकरण हो गया है। ये शब्द सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। राजनीति का जब माफियाकरण होता है तो देश समाप्त हो जाते हैं। आनंद जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश भाई, आप इतने आराम से और इतने सहज शब्दों में चीजें समझा देते हैं, मुश्किल चीजें। हिमांशु बयानी साहब, मैं आपसे जरा एक तो मेरे दर्शक का प्रश्न है, मैं उसको पूछ लूं, और एक मेरा प्रश्न है। मेरे दर्शक एक जॉन साहब है, वो कह रहे हैं कि सर माय क्वेश्चन, कैन गवर्नमेंट स्टॉप इन्वेस्टमेंट फ्रॉम टैक्स हेवन कंट्रीज? एक उनका ये प्रश्न है। और मेरा एक आपसे प्रश्न ये है कि जिस तरह से, क्योंकि इसको अडानी गेट कह रहा है, अडानी जी को हमारे चाहे पब्लिक सेक्टर्स हो, चाहे जो भी जिस तरह से वो बिजनेस करना चाहे उसकी सहूलियत हो, उनके कुछ गलतियां भी हो रही हैं, दिक्कतें भी हो रही हैं, उस पर आंख मूंद ली जाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, डीआरआई हो, चाहे सेबी हो, चाहे ईडी हो, उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो दूसरे बिजनेस हाउस हैं इस देश में हजारों बिजनेस हाउस हैं, वो इस मोनोपोली से क्या दुखी हैं, क्या नाखुश नहीं होंगे? उनको नहीं लगता होगा कि भाई ये तो सबके मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए थी, हम भी कुछ करते इसमें, लेकिन इसमें तो सरकार एक ही आदमी को बढ़ावा दे रही है। तो वो जो हमारा इंडस्ट्री दो जगत है, उनको कहीं दिक्कत नहीं है सारे उससे? और मेरे एक दर्शक का भी क्वेश्चन आप ले लीजिएगा। जी, पहले आपके दर्शक के प्रश्न का जवाब दे देता हूं, जो आई थिंक वोरा साहब ने ऑलरेडी दे दिया है कि जिस तरीके का ये वेब बना है, पूरा वेब ऑफ लाइज और वेब ऑफ शेल कंपनीज, और हमने देखा पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स वगैरह जितने भी पेपर्स आए उसमें किस तरीके से इसकी तहकीकात होती है और कहीं ना कहीं लॉन्ड्रोमैट्स का क्या रोल होता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मनी ट्रेल बंद कर दिया गया है। जैसे वोरा साहब ने समझाया कि वो कंपनियां या तो बंद कर दी गई है या इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, जो भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेल अभी एक बंद हो चुका है। और जिसको बोले ना कि एक गलत को छुपाने के लिए एक मतलब दूसरा गलत करना, और दूसरा गलत छुपाने के लिए तीसरा झूठ, तो ये जो वेब ऑफ लाइज है वो डिटेक्ट कौन करेगा? सबसे पहले इसमें आपको बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी। ये मुझे लगता है सिर्फ सीबीआई या डीआरआई या इनके बस की बात अब नहीं रही है, ईटी वगैरह, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियां, उसके बाद मतलब जिस तरीके से पैसा वापस आया टैक्स हेवंस के जरिए या शेल कंपनीज के जरिए या स्टॉक मार्केट में लगा, तो ये बहुत सारी एजेंसीज इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी ये समझने के लिए, चाहे इंटरपोल हो या जो भी इसके दूसरे मतलब डिविजन्स है इकोनॉमिक ऑफेंस को जो एड्रेस करते हैं। तो जब तक ये मतलब पैराडाइज पेपर्स या पनामा पेपर्स जैसे जॉइंट जो जर्नलिस्टिक इनिशिएटिव्स होते हैं वो जब तक इसमें नहीं लगाए जाएंगे तब तक ये बाहर लाना मुश्किल है। और बाहर लाने के बाद भी आपने मतलब एक इन्वेस्टिगेटिव करके जर्नलिज्म का एक वो करके दे दिया कि ये हो गया है, लेकिन उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सबसे बड़ी चीज है। तो आपके दर्शक का यही जवाब है कि आई थिंक जैसे वोरा जी ने कहा, यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द टाइम। ये पूरी जो व्यवस्था है उसका अपराधीकरण नहीं है, लेकिन ये माफियाकरण है। और माफियाकरण क्या होता है? बेसिकली एक सिंडिकेट काम करती है, तो ये सिंडिकेशन है। आपने जो प्रश्न किया, क्या दूसरे उद्योग घराने, दूसरे उद्योग गृह इस चीज को लेके नाराज है? नहीं है, मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, वो नाराज तो चल रहे हैं, लेकिन सबकी कहीं ना कहीं कोई वीकनेस, क्योंकि बहुत सारी टैक्स हेवंस में कंपनियां हैं, शेल कंपनियां हैं जिसके मुनाफे उसमें जाते हैं उन कंपनियों के, तो वो शायद खुल के बोल नहीं सकते इन मुद्दों पे, क्योंकि अगर वो बोलेंगे और कल को उनके पीछे ईडी या डीआरआई कुछ लग गया तो उनकी तो कंपनी एक्वायर हो जाएगी, ऐसे हालात है। दूसरा, आनंदवर्धन सिंह साहब, एक चीज आपके शो के जरिए आज ये बताना चाहता हूं। 2012 के पहले इलेक्शंस के पहले मैं जिस शहर से आ रहा हूं, राजकोट से, वहां पे एक कॉलेज है, आत्मीय कॉलेज, वहां पे पूरे भारत के कुछ संतों महंतों की बैठक हुई थी।
उसमें एक प्रपोजल आई थी कि इस्लामिक बैंकिंग के तर्ज पे हम लोगों को हिंदू बैंकिंग शुरू करना चाहिए। तो क्या ये सब जो हो रहा है उसका पैसा क्या उस दिशा में चैनलाइज हो रहा है? क्योंकि आज देखिए, आज हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है उसमें जो कैश पैसा आता है, वो कैश पैसा कहां पे किस तरीके से चैनलाइज होता है इकोनॉमी में, कहां पे जाता है, हमको पता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे घराने, उद्योग गुरु दान दक्षिणा वगैरह जो करते हैं वो कैश में करते हैं, और वो बड़ी होती है जो नॉर्मल जो कैश मिलता है उसके मुकाबले। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या, ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। क्या वो पैसा और ये पैसा कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा 2012 में जो प्रपोजल थी, क्या वो शुरू हो चुकी है? क्योंकि ब्रिक्स बैंक को लेके एक तैयारी करने की बात थी, लेकिन ब्रिक्स बैंक अभी जिस दिशा में होना चाहिए उसमें आगे बढ़ नहीं रहा है सब कुछ। तो बहुत सारे सवाल इसमें जुड़े हुए, क्योंकि देखिए हिंडनबर्ग ने कहा कि आपका जो प्राइस है वो प्राइस ये होना चाहिए और उसमें ये शेल कंपनीज। अब ओसीसीआरपी ने वो शेल कंपनीज का रूट आपको दिखा दिया कि कैसे आपने शेल कंपनीज क्रिएट की, कैसे उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई विनोद अदानी को, और कैसे बाद में बंद हुआ। उसके बाद लगातार रिपोर्ट्स आती ही जा रही है अदानी को कहीं ना कहीं से। तो अब ये कहने की जरूरत नहीं है, या ये इस चीज पे तो कोई बहस की जरूरत नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम है। हिंडनबर्ग ने जब कहा तब से लेके इसमें प्रॉब्लम, और तब से हम बोल रहे हैं, लगातार हम लोग यही बात करें कि इन्वेस्टिगेशंस आर नेसेसरी। उसके वैल्यूएशन वगैरह को लेके अश्वत्थ दामोदरन जैसे वैल्यूएशन का एक्सपर्ट से भी कहा कि मैं कभी इन कंपनीज को स्टडी नहीं करता था, लेकिन इनको स्टडी करने पे पता चलता है इनके वैल्यूएशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 900 से 1200 रुपया प्रति शेयर, और ये कुछ 6.5 से 7% रिटर्न दे सकते हैं अपने पीयर्स के मुकाबले वर्ल्ड में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम से उन्होंने भली भांति समझाए। लेकिन बाद में जो बात है वो उन्होंने कहा है कि अगर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने मतलब देश में क्लीन चाहिए, जहां पे दुनिया आज इन्वेस्ट करना चाहती है, तो आपको इनकी जड़ें और ये जो भी हो रहा है या जो भी कीचड़ उछाला जा रहा है, जो भी बात आ रही है, वो आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशंस अभी मतलब जिस तरीके से रिपोर्ट्स आए उसमें तो ये बहस के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे सेबी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी को तो कॉग्निजेंस लेके अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ किसी ईडी, सीबीआई या डीआरआई के बस की बात नहीं है, इसमें बहुत सारा इन्वॉल्व है। जैसे वोरा साहब ने पूरा ड्रग्स का जो कनेक्शन बताया, जो भी कुछ बताया, तो इंटरनेशनल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियां, तो आप कितने कितने बॉडीज को कहां पे इन्वॉल्व करेंगे, कहां पे मतलब खरीद फरोख्त नहीं होगी, कौन से मतलब जो ऑफिसर्स है वो बिक नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मामला अल्टीमेटली शायद उनके कंट्री को कोई टैक्स एक्सचेकर रेवेन्यू को मतलब एक्सचेकर रेवेन्यू में उनका नुकसान हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि फ्रांस में भी हमने देखा, फ्रांस में जो बंदा की इकोनॉमिक एडवाइजर था, फ्रांस का प्रेसिडेंट बन के बैठा है। रफाल की डील में जो बातें आई, अनिल अंबानी ने जिस तरीके से वहां पे घपला किया 71 मिलियन का, और उसको ही ऑफसेट कंपनी बना के आपने रख दिया। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। मुझे सबसे बड़ा जो समझना है इन सब मुद्दों में है कि इंटरनेशनली ये सब चीजें मैनेज कैसे होती है, क्योंकि श्रीलंका से भी बयान गवर्नमेंट से प्रो आए, बांग्लादेश से भी गवर्नमेंट से बयान प्रो आए, तो ये सब चीजें इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं अब मैनेज होनी शुरू हो गई है। और उसमें आपके दर्शक के फिर से सवाल पे वही जवाब कि उसमें तहकीकात करना, तहकीकात की मतलब कोई एक ठोस जांच पे पहुंचना और उसका कुछ आउटपुट लाना, मुझे लगता है बहुत ही चैलेंजिंग है। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं हो सकता है, लेकिन चैलेंजिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज टू डील विद द ह्यूमंस, और ह्यूमंस कैन बी मतलब उसको आप खरीद सकते हो, वो करप्ट होते हैं। तो ये पूरा मामला है। लेकिन ये मामला अब बिल्कुल इतना बड़ा हो चुका है कि जैसे वोरा जी ने कहा कि अपराधीकरण नहीं है, ये माफियाकरण, और एकदम सही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि ये राजनीति, बिजनेस और पावर का जो माफियाकरण है ये हो रहा है। जी, मैं डॉक्टर व्यास जी, आपके पास आ रहा हूँ। हाँ डॉक्टर व्यास, जरा एक चीज ये बताइए, जो सबको लग रहा है कि अब राजनीति का एक समय अपराधीकरण था, पैसा आ रहा था, लेकिन अब तो सीधे सीधे वो माफियाओं के हाथ में जा रही है, इसमें कहीं इसको तो दिख रहा है सामने। मैं थोड़ा आपसे ये समझूं कि ये पॉलिटिकल नफा नुकसान जो है ये तो साफ है कि अडानी जी से जिस तरह के रिश्ते हैं भाजपा के कुछ नेताओं के, उससे पॉलिटिकल नफा नुकसान की बात है। अडानी जी को एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको बचाना है। लेकिन मैं आपसे जो पॉलिटिकल बात यह है कि जैसे बोफोर्स हुआ,
हालांकि बाद में कुछ नहीं कार्रवाई हुई, 2G का जिस तरह के मुद्दा उठाया गया जो कि बिल्कुल हवा में था, क्या अडानी भी मुद्दा 2024 के इलेक्शन में बनेगा? क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भाई अडानी की वजह से क्या क्या वो इसको नहीं छोड़ रहे हैं, और अडानी और राहुल गांधी की फोरसाइट पे कम से कम अब लोगों को विश्वास होने लगा है कि वो चीजों को पकड़ते हैं, ठीक से देख सकते हैं, और उसके रिपरकशंस देश को क्या खराब और अच्छा होगा वो बता सकते हैं। अडानी क्या मुद्दा बनेगा, डॉक्टर व्यास? सर जी देखिए, इलेक्शंस में जो मुद्दे बनते हैं वो नॉर्मली इमोटिव इश्यू होते हैं, एनालिटिकल इश्यूज नहीं होते हैं। अब अदानी का मुद्दा जो है वो कितने लोगों को सीधा स्पर्श करता है, कितने लोग समझते हैं। तो मैं नहीं मानता कि अदानी कोई मुद्दा है इलेक्शन के लिए। वो हो सकता है सम एलाइट क्लास और सम मीडिया माइट डिस्कस इट, but the man who votes en masse for BJP has not much to do emotionally as far as Adani is concerned, as much he has to do with Bharat versus India or Ram Mandir or that kind of a thing. तो मैं नहीं मानता कि अदानी कोई बड़ा अहम मुद्दा 2024 के इलेक्शन में हो पाएगा। शायद इलेक्शन आते आते अदानी मुद्दा ही न रहे और मुद्दे जो इमोटिव इश्यूज है उभर के आए, ऐसा भी हो सकता है। और ये बात रही अदानी की, तो ये कोई नई बात नहीं है। हिमांशु भाई को सुन रहा था ध्यान से, ये यही बात क्रोकोडाइल आइलैंड से लेकर कई उसमें रिलायंस के लिए भी एक जमाने में कही जा रहे हैं। इन्होंने ये टैक्स फ्री टैक्स हावन का फायदा लेकर वहां से इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाया है। तो आप एक खिड़की खोलते हैं तो वो खिड़की से एक अदानी आएगा ऐसा नहीं है, कई अदानी आएंगे और ये आ रहे हैं। इस देश में अदानी तो अभी एक किस्सा बन गया है, बाकी तो आप किसी को भी लीजिए, सब वहां जाके वहां से पैसे यहाँ लाते। मनी लॉन्ड्रिंग, लार्जर दी पर्सन लार्जर इज दी कैपेबिलिटी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये सब चीजें जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था का एक कैंसर बन चुकी है, और उसको अगर आपको दूर करना है तो यू विल नीड सीरियस ऑपरेशन। ये छोटे मोटे कीमोथेरापी से हटने वाली चीज नहीं है। तो मैं नहीं मानता अदानी कोई अहम मुद्दा बनेगा इलेक्शन की। इवन G20 में नॉट बिकम मच टाउटेड इशू, बिकॉज लोग समझते नहीं, और लोगों को जितना इंटरेस्ट राम मंदिर में है, जितना इंटरेस्ट अभी देखो भारत हो गया तो हमारा स्वाभिमान बढ़ गया, हम विश्व के सामने अब बहुत बड़े होके खड़े हो गए। ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे अहम मुद्दे रहेंगे, और मैं मानता हूँ कि इलेक्शन भी यही मुद्दों पे, और कुछ नए मुद्दे आ जाए। अभी ये 5 मुद्दे का पिटोरा खुलने वाला, 5 दिन का पिटोरा खुलने वाला है, तो उसमें भी मैं मानता हूँ कि बरसात दारू गोला उसमें भी भरा हुआ निकलेगा। जी जी, मैं एक छोटी सी और चीज बोलूं, क्या पॉलिटिकल विल हम लोग लैक कर रहे हैं? क्योंकि ये पॉलिटिकल विल का मामला है, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी इस पे ना इन्वेस्टिगेशन हो सकता है ना ऑपरेशन, और उसके कारण बहुत से हैं कि इच्छा शक्ति क्यों नहीं। सर, जब तक इलेक्शन इतने खर्चे से लड़े जाते हैं, जब इलेक्शन लड़ने का आज और ए वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट, एमपी का इलेक्शन लड़ना है तो एनीथिंग बिटवीन 20 करोड़ प्लस चाहिए आपको। तो जब तक इलेक्शन में इतना पैसा लगता है तब तक ये सिस्टम नहीं जाएगी। और अब तो राज्यसभा में भी जो उसका उद्देश्य था पहले कि नॉलेजेबल पीपल कम हु डू नॉट फाइट इलेक्शन शुड कम, वो भी अब राज्यसभा की टिकट भी 40 करोड़ 50 करोड़ में बिकते हैं, तब विजय माल्या जा सकता है राज्यसभा। तो ये सब चीजें अब रही नहीं। अब पैसों का महत्व रहा, नाच मेरी जान पैसा लगेगा, कहाँ तुझे यार कहीं ऐसा मिलेगा। तो ये चाहे रिलायंस हो चाहे अदानी हो, जो पैसा फेंकेगा वो नाच देखेगा, और ये पैसों का नग्न नाच इस देश में चल रहा था, अब जरा ज्यादा धड़ल्ले से चल रहा है। जी जी, मैं आतंक सिंह साहब आपसे संक्षेप में एक दो चीजें जरा समझना चाहूंगा, और संक्षेप में इसलिए कि मेरे आपको अगले सेशन में भी रहना है। एक चीज ये बताइए, जो पूरा किसान आंदोलन था उसकी जड़ में अदानी जी को फायदा पहुंचाने वाले 3 कानून थे,
700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। अडानी जी के जो साइलोज आइलोज बन रहे थे वो क्या बंद हो गए हैं या उसमें अडानी जी अभी भी काम चल रहा है? वो क्या स्टेज पे है? आपने किसान आंदोलन का डायरेक्ट कनेक्शन था अडानी जी के से। नमस्कार आनंदवर्धन जी। जहां तक अदानी के साइलोज का सवाल है, ये 3 किसान बिल जो हैं ये बनाए ही अदानी के लिए गए। इसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग का एक था, इसमें एमएसपी पे मतलब मंडियों में के बाहर सामान बेचने का था कि किसान जो है अपनी उपज को मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं, उसमें कोई फीस नहीं लगेगी। प्राइवेट मंडियों को खड़ा करने का प्रावधान था। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस तरह के वन साइडेड एग्रीमेंट्स किए जाने थे जिसमें अदानी या अदानी की सपोर्टेड कंपनीज किसानों के साथ एग्रीमेंट करती, उनकी जमीनें ले लेती, नुकसान होता तो किसान का होता और फायदा होता तो अदानी का होता। ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट इनका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुआ। उसमें उन्होंने ये कहा कि जितना भी माल स्टोरेज फैसिलिटी है उसको मैनेजमेंट जो है वो अदानी ग्रुप करेगी, ट्रांसपोर्टेशन अदानी ग्रुप मैनेज करेगी, किसानों से अदानी रेट तय करके सामान खरीदेगी और अगर उसके एक्सपोर्ट में या सेल में फायदा होगा तो अदानी का शेयर 50% होगा और अगर उसमें नुकसान होगा तो वो सारा नुकसान की भरपाई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगी। अगर आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ें तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत क्लियरली वन साइडेड एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। अब पूछा ये जाना चाहिए कि ये एग्रीमेंट्स किसकी बेहस पे बनाए गए, किसके कहने पे बनाए गए, तो सबका इशारा एक ही तरफ होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनिंदा चहीते अदानी ग्रुप, जिसकी वैल्यूएशन 2013 में 8 मिलियन थी, वो सडनली 260 बिलियन डॉलर हो गई। तो ये इतना बड़ा जंप जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को मिला कि 8 मिलियन से 260 मिलियन डॉलर की कंपनी होगी। और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जनवरी 2024 में और उसके बाद जो उसका डिवैल्यूएशन हुआ 120 बिलियन डॉलर, उनका पेपर मनी जो है जो पिछले 3 साल में उन्होंने जो 100 बिलियन डॉलर का पेपर मनी इकट्ठा किया था वो सारा का सारा एवेपोरेट हो गया। और उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट या जॉर्ज सोरेस जो हैं वो इंडिया के खिलाफ हैं, वो भारत के खिलाफ हैं। वो चाहते नहीं कि भारत से कोई बड़ा कॉन्ग्लोमरेट जो है विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करे। तो उन्होंने इसको इंडिया ग्रोथ स्टोरी वर्सेस द वेस्ट नरेट करने की कोशिश की। हालांकि ये बहुत क्लियर है कि जैसे दिनेश जी ने पहले बताया कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, चाहे वो कोल स्कैम हो, चाहे वो पावर इक्विपमेंट परचेज का स्कैम हो, चाहे वो डायमंड्स की ट्रेडिंग का स्कैम हो, या जितनी भी ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ गई उसका स्कैम हो, ये कहानी 2017 से शुरू होती है। केतन पारेख जो बहुत बड़ा स्टॉक मैनिपुलेटर था, उसको अदानी ने हायर किया कि आप हमारे स्टॉक्स को एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे लेके जाइए, एक स्पेसिफिक प्रॉफिट पे लेके जाइए ताकि हम मुंद्रा पोर्ट को खरीद सकें। तो मुंद्रा पोर्ट की एक्विजिशन का जो स्टॉक मैनिपुलेशन शुरू हुआ केतन पारेख, क्योंकि अब वो भगौड़े हैं, केतन पारेख पे स्टॉक मैनिपुलेशन और सेबी के बहुत ज्यादा इल्जाम है। पर जब अदानी से इस बारे में पूछा गया तो अदानी ने कहा कि जी ये सब करते हैं, तो हमने अपने स्टॉक के प्राइस को बढ़ाने के लिए केतन पारेख को हायर किया ताकि हम मुंद्रा पोर्ट को एक्वायर कर सकें। एक मुंद्रा पोर्ट के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए तो डीआरआई की जो चिट्ठी थी सेबी को, जिसमें डीआरआई ने एलिगेशंस लगाई थी कि $1 बिलियन का पावर परचेज इक्विपमेंट का स्कैम हुआ है और उस $1 बिलियन का जो रीरूटिंग हुई है मॉरिशस की कुछ कंपनीज के नाम लिए गए, एक इमर्जिंग फंड करके कंपनी थी EIFF और एक और कंपनी थी जिसमें विनोद अदानी के तार जुड़े हुए थे, उन कंपनीज ने वापस स्टॉक मैनिपुलेशन करके अदानी के ही शेयर्स खरीदे। और जो आपने भी बताया कि 100 रुपए का शेयर 4,000 रुपए का कैसे हो गया, वो तो एक बात है। और देश की LIC और SBI को किसने कहा, कोई जब म्यूचुअल फंड या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर उस फंड को उस इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, तो उस समय पे SBI और LIC को किस तरीके से फोर्स किया गया कि आप अदानी के शेयर्स खरीदें, वो भी 3200-3400 रुपए पे। तो ये एक विधिगत सोची समझी साजिश थी जिसमें अदानी को देश का नंबर 1 कॉन्ग्लोमरेट बनाने की कोशिश की गई। आज के अखबार में अगर आप देख लें तो CII के 5 पेज का ऐड है, जो मैंने एक मेरे घर में जो न्यूज़पेपर आता है इंडियन एक्सप्रेस, उसमें जिसमें CII ने जितनी भी उपलब्धियां हैं प्रधानमंत्री मोदी को, उनके कटआउट लगाए गए हैं दिल्ली में, जिसमें यह कहा गया है कि देश विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता में प्रधानमंत्री मोदी 70% पे हैं, जबकि बाइडेन
और यूके के प्रधानमंत्री और मेक्सिको के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बहुत कम पायदान पर हैं। इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स, इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन, और वो भी अदानी, उसमें सीआईए की अगर आप लिस्ट देखें सबसे ऊपर अदानी का लोगो है, अदानी का नाम है। तो ये तो कहा जाता है कि अंग्रेजी में कहावत है, आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन। तो दोनों का आपस में एक मधुर मिलन, जिससे देश को नुकसान हो रहा है, देश के किसान को नुकसान हो रहा है, देश की संपदा लूटी जा रही है, पर इसमें लोग सब चुप हैं, क्योंकि जैसे व्यास साहब ने कहा कि इलेक्शन आते आते मुद्दा जो है वो अदानी नहीं रहेगा। आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया था, और वो राफेल का मुद्दा वहीं खत्म हो गया था और इलेक्शन मोदी जी जीत गए थे। 2024 में क्या ये मुद्दे किसान का मुद्दा हो, या 700 किसानों की शहादत हुई 3 किसान बिलों को वापस कराने की, या देश में अनएम्प्लॉयमेंट या प्राइस राइज का मुद्दा हो, क्या ये मुद्दे बनेंगे? और अगर ये मुद्दे बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ सकती। पर अगर ये मुद्दे हैं ही नहीं, और मुद्दे सांप्रदायिकता पे होंगे, हिंदू मुसलमान पे होंगे, राम मंदिर पे होंगे, या कम्युनलाइजेशन पे होंगे, तो फिर क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में कौन पूछ रहा है? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। जी 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 मैं, मेरे एक दर्शक हैं अनिल त्रिपाठी साहब, वो उनका बार बार कहता है आएगा तो मोदी ही करेंगे। वो कह रहे हैं किसान आंदोलन में बिचौलियों और खालिस्तानियों के अलावा कौन था? इसकी पूरी फंडिंग कनाडा से हो रही थी। 700 से ज्यादा लोगों की शहादत को, अनिल जी आपसे आग्रह यह है, करबद्ध निवेदन है कि कम से कम उस शहादत के ऊपर शर्म करिए। लोगों ने जान दी है अपनी, और सड़कों में हमारे अपने घर के किसी खेत के लिए नहीं किया है, हमारे और आपका कल का भविष्य ठीक हो इसके लिए जान दी है। इस तरह से कनाडा से आ रहा था और ये आ रहा था, ये थोड़ा डिस्कशन रखिए। बिल्कुल मोदी जी को जिताइए, मोदी जी सबसे अच्छे नेता हैं, मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है, ये बिल्कुल कहिए, लेकिन कम से कम शहादत के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेंगे तो बहुत मुझे इससे कष्ट होता है। दिनेश भाई एक चीज और बता दीजिए कि अब सेबी भी संदेह के घेरे में, मतलब जैसे जो फ्रंटल बोलते थे ना हम लोग कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सरकार हैं, अब सेबी ने भी उसमें ऑफिशियली अपने को रजिस्टर कर लिया। अभी तक संदेह था। आपको क्या लगता है, क्योंकि यूके सिन्हा जिनका आपने नाम लिया वो सेबी के उस समय थे, हालांकि लोग कहते हैं कि वो तो कांग्रेस सरकार ने उनको फिर एक्सटेंशन दिया था, वो एक अलग कहानी। क्या कोई और जांच होगी? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में आके संजय सिंह कह रहे हैं कि सेबी तो आके सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल के चले गए। तो क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में जब इतना ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, साफ साफ मतलब जिसको कह रहे हैं ना पैसे की ट्रेल लग रही है, सबूत है, तो क्या सेबी या किसी और के द्वारा कोई जांच फिर से होने की उम्मीद आपको लगती है? प्रश्न आपका बड़ा वाजिब है। अगर ऐसा ही कोई कांड अमेरिका में हुआ होता, ब्रिटेन में हुआ होता, ऑस्ट्रेलिया में हुआ होता, तो अब तक सत्ताधीश और वो सो कॉल्ड इंडस्ट्रीज दोनों ही सलाखों के पीछे 100 साल की सजा पा चुके होते थे, अब तक अंदर जा चुके होते थे। मैं आपको बताऊं, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी कल ही मैं अपने एक विश्लेषक से बात कर रहा था, छत्तीसगढ़ पे एक प्रोग्राम कर रहा था जो जल्दी ही एयर होगा। उन्होंने बताया कि एक ऐसा खुलासा किया जो सुन के मैं भी हैरान हो गया कि पैसेंजर और एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों को रोककर अडानी की मालगाड़ी निकाल दी जाती है छत्तीसगढ़ में। उनको वेट लिस्ट पे डाल दिया जाता है और उनकी मालगाड़ी को टॉप प्रेफरेंस पे निकाल दिया जाता है, अलग अलग सामान के साथ जो जाती हैं। तो मैं चौंका सुनकर, मैंने कहा इज इट? कहता है आप चेक करके देख सकते हैं, मैं वर्चुअली बता रहा हूं। ये मैं भी सुन के थोड़ा सा शॉक में आया। व्यवस्था बनती कैसे है? आपने कहा कि क्या कुछ होगा, मुझे फिलहाल तो उम्मीद नजर नहीं आती है, लेकिन व्यास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये मुद्दे एनालिसिस के बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो इमोशनल टच चाहिए इलेक्शन के लिए, उसके अंदर शायद वो कॉर्ड्स नहीं है यहाँ पर। वो बात मैं सहमत हूं उनसे बिल्कुल। आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं कि अडानी साहब का नाता डायमंड वर्ल्ड से भी है सर, पहले भी एक्सपोर्ट किया करते थे। हिंदुस्तान का चाइना से जो व्यापार है वो करीब करीब इस समय $115 बिलियन जो लास्ट ईयर का था, इसमें $100 बिलियन का इंडिया का इंपोर्ट था और $15 बिलियन का एक्सपोर्ट था। लेकिन जब इस व्यापार की बात की जाती है तो उसमें हांगकांग को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अभी क्यों किया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक व्यवस्था बनी हुई है, हांगकांग को चाइना के डेटा में इंक्लूड नहीं किया जाता। हांगकांग के साथ जो हमारा व्यापार का डेटा है वो $30 बिलियन का, 30। आप सोचिए, हम पूरे चाइना को $115 बिलियन में से $15 बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं,
और हांगकांग के साथ $30 बिलियन में हम $10 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और सिर्फ $20 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। तो हांगकांग में ऐसा क्या है जहां पर हमारा $10 बिलियन का माल जाता है? $10 बिलियन में $9.10 बिलियन यानी कि 95% से ज्यादा जो शेयर है वो कट एंड पॉलिश डायमंड्स का है। ये भी मैं आपको बता दूं, कट एंड पॉलिश डायमंड्स का जो कंजप्शन मार्केट है वो यूरोप, अमेरिका और जापान है और ऑस्ट्रेलिया है सर, हांगकांग नहीं है। ये भी बता दूं, ये रूट है सर एक। यहां पर जो हीरे भेजे जाते हैं 10 करोड़ के कट एंड पॉलिश, वो दरअसल हीरे होते ही नहीं है, वो हीरे नहीं होते हैं, वो कांच के टुकड़े होते हैं। तो 1 पैसे की चीज को 1000 पैसे का बता के वहां पर भेज दिया जाता है। आपको नीरव मोदी का केस पता होगा, जिन्होंने उनके हीरे खरीदे थे करोड़ों रुपए के, बाद में पता लगा कि वो तो मिट्टी के भाव थे, कांच के टुकड़े थे, एक्चुअली वो हीरे थे ही नहीं। एक्चुअली ये पेपरों में सारा निकल के आया था। तो वहां पर जो भेजा जाता है बेसिकली वो स्लाइटली कांच के टुकड़ों से थोड़ा ऊपर, यानी कि 1 रुपए की चीज भेजी जाती है और उसके बदले में हमारा ही पैसा जो हवाला से हांगकांग में जाता है वो घूम के वापस आता है। और जितने भी जो यहां से एक्सपोर्ट करने वाले हैं उन सब के ऑफिस हांगकांग के अंदर है सर। जो डायमंड एक्सपोर्टर्स हैं उन सब के ऑफिस हांगकांग में है। एक इंटरेस्टिंग लिंक आपको मैं देता हूं सर। यहां पे चाइना के अंदर जितना भी एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है, उसका 70 से 80% वाया हांगकांग आता है सर। चाइना का पैसा निकल के हांगकांग में जाता है और हांगकांग से रीरूट होके वही एफडीआई के रूप में वापस आता है सर। जैसे कि हमारे लिए हांगकांग, आप कह सकते हो हमारा इंडिया का हांगकांग जो है वो मॉरिशस है, लेकिन इस सत्ता ने एक नया चेंज आया है। इस सत्ता ने हांगकांग इंडिया में बना दिया सर, जिसका नाम गिफ्ट सिटी है सर, जो गांधीनगर अहमदाबाद में सर। तो आपको अब हांगकांग जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में ही आप सब कुछ कर सकते हैं। इंडिया टैक्स हेवन इज गिफ्ट सिटी सर, ऑफिशियल टैक्स हेवन सर, विच इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एनी लॉ ऑफ द लैंड सर। मैंने इसके ऊपर बड़े एपिसोड भी किए हैं कुछ, और लोगों ने काफी लाइक भी किए। ये पैसा जो हांगकांग से घूम के आता है, ये कहां जाएगा आप सोचिए? $10 बिलियन का ये कांच के टुकड़े जाते हैं और हीरे आते हैं, और कितनी ही जांच करवा लो कुछ बाहर नहीं आता, और ये चला आ रहा है। इसलिए डायमंड लॉबी हमेशा, आप यकीन करोगे कि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती, जो भी सत्ता में होगा उसको सपोर्ट करेगी सर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले थे, उससे पहले जो सरकारें थी वो उनको सपोर्ट करे, तो जो ऊपर बैठेगा उनको सपोर्ट कर देंगे सर ये। तो ये सारा काला बाजार जो है ना, वो एक पार्टी की बपौती नहीं है, ये सारी पार्टियों की है। क्योंकि मैं एक बात मान के चलता हूं, सत्ता बदलेगी पर मुझे लगता है चेहरे वही रहेंगे। चेहरों का जो चरित्र है वो नहीं बदलता है। एक पार्टी जाएगी, दूसरी पार्टी आएगी, वो वैसे ही बिहेव करेगी, उसका मिजाज नहीं बदलेगा सर, आप यकीन मानिएगा। और फिर हमारे इन सत्ताधीशों को एक हैबिट है कि वो, आई नेवर कंपेयर हिम टू द पुतिन और शी जिनपिंग, नहीं, वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से मिलते हैं सर। उनकी हर चरित्र जो है उनसे मिलता हुआ है, रहस्यमयी है, अपारदर्शी है, हर गली मोहल्ले में इन्हें अपनी फोटो लगवानी है, उसकी कुछ भी कीमत हो इनको तालियां बजवानी है। तो ही इज मोर नियर टू द किम रादर देन एनी अदर लीडरशिप। कई बार हम उनको हिटलर या उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, वो किम के समकक्ष है। मैं आपको बताऊं, उनके सारे चरित्र किम के समकक्ष हैं। आप किम के सारे जो उसके करने वाले काम चाहे उसको कंपेयर कीजिए, ये इनके काम बिल्कुल वैसे ही हैं। फर्क इतना है कि वो आपको तानाशाह कहते हैं, ये अपने आप को तानाशाह कहते नहीं पर हैं। पर मुझे इस स्थिति में कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो खुद अडानी की अगवानी में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये कोई भावनात्मक मुद्दा मुझे लगता नहीं कि बन पाएगा। और मैं, हिमांशु जी ने बड़े विस्तार से बात की, आत्मजीत जी ने भी बताया सब कुछ, मैं उनकी बातों से पूर्णतः सहमत भी हूं। लेकिन एक बात से डर है, मैं लास्ट लाइन कह के खत्म करूंगा, कि आपने एक प्रथा तो शुरू कर दी है भारत को माफियाकरण करवा के। एक बार को आप अंडरवर्ल्ड में चले गए ना सर, आप बाहर नहीं निकल सकते। व्यवस्था का एक बार माफियाकरण हो गया तो फिर वो सदियों तक बाहर नहीं आती सर, मैं आपको बताऊं। क्योंकि हर चीज अंदर से इंटरलिंक्ड है सर। और यहां पे हर शहर में जो छोटे छोटे माफिया चल रहे हैं, कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां वो माफिया काम नहीं करता है, तो सारे एक्टिवेटेड हैं। इस टाइम भारत के अंदर व्यवस्था का और क्या कहा जाए, कानून का राज नहीं है, यहां पे राज चंद लोगों का है। और एक लास्ट लाइन, द अल्ट्रा पुअर ऑफ दिस कंट्री
are feeding the ultra rich of this country, sir. अल्ट्रा पुअर ऑफ दिस कंट्री, वो 82 करोड़ जिनके पास रोटी नहीं है, वो अपने टैक्स देते हैं और यहाँ पे फिर ये 4,25,000 करोड़ 2 दिन में खर्च करते हैं भारत मंडपम और G20 के अंदर, और टोटल जो 19 मीटिंग का खर्चा लगाया जाए जो बाकी पहले हुए तो 10,000 करोड़ से ज्यादा है। फिर वो लाइन याद आती है, एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। आनंद वर्धन जी। दिनेश जी, और मैं भी मतलब जब ये पता लगा मुझे कि सोने और चांदी की थाली में खाना परोसा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कि ये आप क्या मतलब अब हम क्या शो करना चाह रहे हैं। खैर, मैं इसमें एक इजाफा कर दूं, मैं 1 मिनट और लूं। मैं इसको कई बार ये अपने शोज में कह चुका हूं, मैं फिर से उसको याद दिला दूं दर्शकों को। मोदी जी का ये जो स्मगलर वाला कनेक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं और नाम लेके कह रहा हूं। 2010-2011 की बात है। 2010 में हांगकांग से चीन में डायमंड स्मगलिंग करते हुए 22 लोग पकड़े गए। वो 22 लोग ज्यादातर गुजराती थे, मैं 100% नहीं लेकिन ज्यादातर गुजराती थे, 90% से ज्यादा जो गुजराती थे वो चीन की जेल में थे। 2011 में मोदी जी एज चीफ मिनिस्टर चीन गए, और ये उनका खुद का बयान है, मेरे पास है, मेरे शोज में है। चीन गए, उन्होंने चीन के अधिकारियों से बात की और उनसे कहा कि इनका जरा मामला जल्दी करवा दीजिए, ये जो मुकदमे चल रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने वहां के जो राजदूत थे, उन्होंने आके खुद कहा कि वहां के राजदूत उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे उन जेल गए स्मगलरों की। मैंने सब बात किया, वो स्मगलर से मिल भी ले रहे हैं, उनको सहायता कर रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। और फिर जब चीनी सरकार ने उन ट्रायल्स को एक्सपेडाइट किया, एक्सपेडाइट करके वो ट्रायल में निर्णय आया 2011 नवंबर में, तो मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से एक्नॉलेज किया कि भाई बड़ा अच्छा काम किया, मेरे कहने से मान गए। 22 में से 11 लोगों का एक्विटल हुआ था, नहीं 8 लोगों का एक्विटल हुआ था, बाकी लोगों को कन्विक्शन हुआ था। 11 लोग इसलिए छूटे थे कि 1 साल से कम की सजा थी, 5 साल तक सजा मिली थी स्मगलरों को, और मोदी जी इसको एक्नॉलेज किए थे। सबसे जो रिवीलिंग बात है, वो राजदूत साहब जो उस समय उन स्मगलरों की मदद किए थे इस पूरी कार्रवाई में, उनका नाम एस जयशंकर साहब था। और ये बात मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, ये उनकी साइट पे है। और मोदी जी अगर स्मगलरों की जाके पैरवी कर सकते हैं, तो भाई दोस्त हो तो ऐसा कभी कभी लगता है कि जो कहते नहीं कि मतलब नरक में भी जाके आपका साथ देगा, तो दोस्ती है। और इनके साथ उस टूर में विनोद रानी जी, जो इस समय चिंगचैंग, उनके लड़के साथ में गए थे उस ऑफिशियल डेलीगेशन में इनके साथ। और उस समय जैसा दिनेश जी आप बता रहे हैं कि 2010 और 11 में अडानी साहब का बहुत कुछ इंटरेस्ट डायमंड में भी था। ये चीजें जुड़ती हैं आपस में, तो मैं इस बात को बिल्कुल आपसे ये मान रहा हूं कि ये वो है। हिमांशु जी, समय की कमी है, संक्षेप में मैं ये जो अडानी गेट हो रहा है, उससे क्या फॉरेन निवेश पर असर पड़ेगा हिंदुस्तान में? क्योंकि आप कुछ करते रहिए, यहां तो आप डरा धमका लीजिए, विदेश के लोगों को तो आप डरा धमका नहीं सकते जो पैसा लगाने आ रहे हैं। सर एक आंकड़ा जोड़ दूं, पहले क्वार्टर के अंदर इंडिया की एफडीआई 34% डाउन हुई है अप्रैल से लेकर जून तक, और जो एफडीआई $11 बिलियन आई है, उस $11 बिलियन में से $7 बिलियन के करीब जो एफडीआई है वो टैक्स हेवन से आई है। मैं आपको पहले बता दूं, मॉरिशस से, सिंगापुर से और एक और टैक्स हेवन से, ये भी मैं सूचना दे दूं, तो ये रास्ता भी बंद नहीं हुआ है। जी हिमांशु भाई। एफडीआई जो जेन्युइन एफडीआई आता है वो कितना आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये शेल कंपनीज के जरिए या टैक्स हेवंस के जरिए जिस तरीके से वोरा साहब ने जो आंकड़े दिए, तो वो तो बिल्कुल आना शुरू हुई है। और ये जो पूरी बात हुई माफियाकरण की है जो व्यवस्था की, उसमें मुझे एक डायलॉग याद आता है चेहरे फिल्म का, जिसमें अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि व्यवस्था से गुनहगार पैदा हो ये मुमकिन है, ये हो सकता है, लेकिन गुनहगारों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ये जो गुनहगारों वाली जो व्यवस्था बन रही है वो बहुत ही डेंजरस है, कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी डेंजरस है। और आई मीन इवन अगर आप देखेंगे तो नेशनलिज्म का जो मुद्दा है वो इंटरनेशनलिज्म के खिलाफ है। तो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चलिए आपने नाम भी बदल दिया, भारत रख दिया, तो भारत में क्या ये ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो कि एक मसल पावर वाली व्यवस्था हो, जो कि एक मतलब एक मनी पैक्ड मसल पावर की व्यवस्था हो जिसमें ऐसी सब चीजें हो? क्या हम उस देशों की सूची में आना चाहते हैं? पहले हमको यह तय करना पड़ेगा। तो बिल्कुल चीजें सामने है,
इन्वेस्टिगेट कैसे होगा, कौन करेगा, उसका जो जैसे मैंने कहा उसका व्याप अभी खाली राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, इसका व्याप पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और बहुत सारी एजेंसीज और लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या आएगा ये कहा है, लेकिन समय अपना काम करेगा। बाकी आई थिंक व्यास साहब इज अ राइट पर्सन टू टॉक ऑन दिस। जैसे उन्होंने कहा कि मुद्दे इमोटिव इश्यूज पे लड़े जाते हैं, तो ये बात मैं सहमत हूं इस चीज से कि ये मुद्दे शायद हम चर्चा करते, हमको इम्पैक्ट करते, हमको लगता है कि पब्लिक को इसके बारे में हमको क्या बोले उसको जागरूक करना चाहिए। लेकिन मेरा खुद का ये तजुर्बा और अनुभव के बिजनेस की दुनिया में जो लोग होते हैं ना, वो पूरे दिन बिजनेस की चर्चा करते हैं, तो शाम को अपना ड्रिंक्स लेके बैठ जाते, उन्हें उस ज्ञान से उन्हें क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना है, उन्हें बस अपना वो निकल जाए उसमें वो व्यस्त रहते हैं। तो ये एक जिसको बोले एक क्या बोले सच है कि इवन द बिजनेस फ्रेटर्निटी इज नॉट कीन टू नो कि उनके साथ भी क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जी वर्धन सर। हाँ डॉक्टर व्यास, एक चीज बता दीजिए, ये जो अडानी जी का चीनी कनेक्शन इतना तगड़ा है कि कभी कभी लगता है कि क्या वो भारत की विदेश नीति को भी प्रभावित कर रहा है। केवल चीनी कनेक्शन नहीं, ग्रीस, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ये सारी जगह हमारी विदेश नीति भी उससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये अडानी जी एक व्यक्ति का वहां बिजनेस इंटरेस्ट है। देखिए, विदेश नीति प्रभावित हो रही है एक हद तक, क्योंकि इनको भी अपने अपने, जैसे अमेरिका, अभी CNN का सर्वे आया है जो बताता है कि बाइडेन पॉपुलैरिटी रेटिंग हैज गॉन डाउन टू 31%, डिस्पाइट ऑल द पैरामीटर्स आफ्टर ही केम इम्प्रूविंग। अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, महंगाई कम हुई है, बाकी की चीजों में बॉयंसी है। तो ये जो परसेप्शन बनता है ना, दैट परसेप्शन इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जब तक देश की सरकार अडानी से फेवरेबल है, तब तक आप जो कहते हैं वो बात सही है। द डे यू हैव द गवर्नमेंट विच इज नॉट फेवरेबल टू अडानी, आई थिंक द पिक्चर कुड बी एग्जैक्टली रिवर्स, बिकॉज तब वो बेबी अलॉन्ग विद द बाथटब वो सब फेंक के लोग खड़े हो जाएंगे, बिकॉज फॉर देम देयर ओन इंटरेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी ये है, मैं सहमत हूँ, सिर्फ चीन नहीं, अदानी सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र है, और उनकी लिंक्स भी अभी काफी जानी हुई है, कहाँ क्या कर रहे हो। तो ये है, टेम्पररी है, एक जमाने में और भी हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। इतना ही क्राउड धीरू भाई का भी था एक जमाने में, आज उनके बेटे अदानी के हाथ करीब करीब माफ खा रहे हैं। तो ये परिस्थिति में अदानी आज ही इज रूलिंग द रोस्ट, बट नॉट नेसेसरीली फॉर एवर। जी जी, मैं आतंकजीत सिंह साहब सर एक पॉइंट जी जोड़ना चाहूंगा। प्लीज प्लीज जी। मैंने किम की बात की थी, लेकिन अगर आप इतिहास को उठाकर देखेंगे तो वहां भी एक हस्ती है जहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं। इतिहास में अगर वॉइसरॉयज को देखें तो सबसे जो रुथलेस है आज तक का, सबसे क्रूअल जो माना जाता है, वो लॉर्ड लिटन को माना जाता है। 1876 से 1880 का टाइम है। ये वो टाइम है जब बंगाल में अकाल पड़ा था, आपको मालूम है 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। ये वही टाइम है जिस टाइम इन्होंने दिल्ली दरबार लगाया था। वहां पे 85,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था और लविशनेस वहां पर थी। जब इंडिया में कोरोना से लोग मर रहे थे तो सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा था। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। सही। दूसरी बात, लॉर्ड लिटन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार प्रेस का बड़ा दमन किया था और सेडिशन का भरपूर यूज किया था। ये कानून का जो एक्टिवेशन है ये लॉर्ड लिटन के द्वारा होता है। लॉर्ड लिटन को हमेशा 1876 और 1880 के दौरान में पूरे वॉइसरॉय की जो पूरी लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा क्रूअल और सबसे ज्यादा रूथलेस माना जाता है। मैं बस इतना ही कहूंगा, बाकी मैं लोगों के दर्शकों के विवेक पर छोड़ देता हूं। जी जी जी, मैं खत्म कर रहा हूं। उससे पहले एक मेरे दर्शक कह रहे हैं कि उस स्मगलरों में जो एक पकड़ा गया था, एक ऑस्ट्रेलियन था, उसको 14 साल की सजा हुई थी, क्योंकि उसका जो प्राइम मिनिस्टर था या उसका जो मंत्री था उसको राष्ट्रभक्त नहीं था। वो अपने इस स्मगलर रूपी राष्ट्र प्रेमी को बचाने नहीं चाइना गया, तो उसको 14 साल की सजा हो गई थी। हमारे स्मगलरों को
5 साल मैक्सिमम, 1 साल से लेके 5 साल तक हमारे स्मगलरों को सजा हुई थी, जो राष्ट्र प्रेम के लिए सब काम कर रहे थे। खैर चल, हाँ, ये मैंने इसलिए लगा दिया है कि ये जजमेंट है, ये मोदी जी का अपना स्टेटमेंट है, जजमेंट इन केस ऑफ 22 इंडियंस 33, ये आप पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरा डिटेल है, मैंने जानबूझ के इसीलिए लगा दिया है। मैं इसको आप हटाया जा सकता है। मैं चलते चलते एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आतमजीत सिंह साहब, आप, मैंने इसलिए लगा दिया कि लोगों को पढ़ने में बाद में इसको आप पढ़ लीजिएगा, आराम से गूगल भी कर सकते हैं। आतमजीत सिंह साहब बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय खत्म है, ग्रीस यात्रा को अडानी जी के पोर्ट बिजनेस से जोड़कर देखा जा रहा है। जो हमारे मोदी जी साउथ अफ्रीका से ग्रीस ऊपर, मतलब कहां साउथ अफ्रीका, कहां ग्रीस, कहां बैंगलोर आना था, भाग के गए ग्रीस एक दिन के लिए, उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है। बहुत एक संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत संक्षिप्त। हाफा पोर्ट है इजराइल में, उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरवीन किया और हाफा पोर्ट जो है अडानी को दिया गया। उसी सिलसिलेवार में वो ग्रीस गए थे, क्योंकि ग्रीस में भी एक पोर्ट का आवंटन होना था किसी प्राइवेट पार्टी को, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरी इंडिया की सोवरेन गारंटी है कि अडानी साहब को ग्रीस का भी पोर्ट दे दिया जाए, ताकि कुछ भी आना जाना हो शिपमेंट के जरिए। शिपिंग किंग जो है आज की डेट में अडानी है। देश के 20 पोर्ट उनके पास हैं, इंटरनेशनल पोर्ट्स उनके पास आ गए, इंडोनेशिया से कोल वो लेके आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन उनके पास है। तो इस तरीके का उनका जो वर्चस्व स्थापित करने की बात है। पहले कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस कहा जाता था कि पॉलिटिशियंस कॉर्पोरेट से पैसा लेके इलेक्शन लड़ते हैं। उसमें 2 एक्सेप्शन थे। चौधरी चरण सिंह जो कहते थे कि मैं कॉर्पोरेट से पैसा लूंगा तो मुझे उनके लिए काम करना पड़ेगा, तो उन्होंने कभी कॉर्पोरेट से पैसा नहीं लिया। अब हालात ये बन गए हैं कि देश की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी कॉर्पोरेट के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए 50-50% की, आपका बिजनेस और हमारी अप्रूवल्स। तो फिर से वो लाइसेंस राज और फिर से इस तरीके का जो सिस्टम बन गया है कि कंप्यूटर भी इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस चाहिए, पार्ट्स भी इंपोर्ट करने हैं तो लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस किसको पहले मिलेगा? व्हीट का एक्सपोर्ट करना है तो लाइसेंस चाहिए, तो किसको मिलेगा? तो ये कट ऑफ डेट्स, व्हीट एक्सपोर्ट रोक देते हैं, शुगर एक्सपोर्ट रोक देते हैं, फिर इंपोर्ट की चीजों पे कुछ ही लोगों को लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं। तो ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है और ये कॉर्पोरेट्स की सरकार जो है वो किसानों, मजदूरों और छोटे लोगों को नहीं देखती है, वो सिर्फ बड़े लोगों के साथ काम करना चाहती है और उन्हीं के द्वारा दिए हुए पैसे पे इलेक्शन लड़ना चाहती है। जी, थैंक यू सो मच आतमजीत सिंह साहब, और आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर व्यास, डॉक्टर दिनेश जी और हिमांशु जी, आप सबका चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।